नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। मैं सुमित शुक्ला हूं, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं विज्ञान एवं तकनीकी आधारित कार्यक्रमों को सीखते हुए। दोस्तों, समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी कार्यक्रम में हम लगातार विज्ञान और तकनीकी से जुड़े हुए सवालों को आपके साथ साझा कर रहे हैं और उसको एक उचित और बेहतरीन मापदंड के आधार पर इसकी एक उचित व्याख्या भी कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछले विगत 20 वर्षों में जो एग्जाम में, खास करके आरओ और एआरओ के एग्जाम में और साथ ही साथ राज्य स्तर की परीक्षाओं के लिए जितने भी सवाल आए हैं उनको हम लोग बेहतर तरीके से देखें और सवालों की प्रवृत्ति समझें और एक ऐसी व्यवस्था जानें कि हमें सवाल किस आधार पर हल करने हैं। दोस्तों, मान के चलना कि मैं आपके साथ अनवरत काम कर रहा हूं, कंटिन्यू, और आपकी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में जितना मुझसे मदद हो सकती है वो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। विज्ञान एवं तकनीकी में हम लोग लगभग 2 पक्ष से अधिक समय गुजार चुके हैं और लगभग 1 घंटे का सत्र होता है। इस 1 घंटे के सत्र में हम बहुत कुछ सीखते हुए चलते हैं। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसके साथ काफी कुछ ज्ञानार्जन तरीके से आगे लेकर के ही यहां से जाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है इस पूरे सत्र का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम है प्रमुख ग्रंथि और हार्मोन। अर्थात हम बात करने वाले हैं कि अपने पास ऐसी कौन सी ग्लैंड है, खासकर जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, यानी जो अंग्रेजी में कहें एंडोक्राइनिक ग्लैंड होती हैं, इन ग्रंथियों से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन और उन हार्मोन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों के बारे में, उन सभी प्रवृत्तियों के बारे में सवाल और जवाब करेंगे। खैर, हमारा जो दृष्टिकोण होगा वो सवालों पर आधारित होगा कि ये सवाल कैसे बनते हैं और इन सवालों का उचित विश्लेषण क्या हो सकता है, उन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार से प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए मैं आपका कोई कमेंट आप नहीं ले सकता और जैसे ही लाइव क्लास आएगी मैं फिर से आपका कमेंट लेना शुरू कर दूंगा। शुरुआत करते हैं और समझते हैं, हर एक बिंदु पर, हर एक पहलू पर नजर डालते हैं। तो देखा जाए सवाल कौन सा है, लिखा हुआ है, सवाल पढ़िएगा। सूची 1 और सूची 2 में अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम लिखे गए हैं और दूसरी सूची में उनसे द्वारा निकाले गए हार्मोनों के बारे में बात की गई है। लिखा है सुमेलित करना है और आप दोनों का उपयोग करके नीचे कूट में उत्तर दिए गए होंगे। अभी मैं आपके सामने उत्तर रखूंगा और कूट में दिए गए उत्तर का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इनका हमें एक उचित और सही जवाब देते चलना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कूट में बातें लिखी गई हैं वो आपके सामने है और इनका जवाब भी हम लोग दे लें तो आपके सामने कूट भी आ चुका। लिखा है जनन ग्रंथियां और पीयूष ग्रंथियां, अग्नाशय और अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल, और यहाँ पे लिखा है इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन और वृद्धि हार्मोन तथा कार्टिसोल। आपको क्या करना है कि ग्रंथि और हार्मोन के आसपास आपको चित्र या टिक लगा लेने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो सी वाला है। क्या है, आप आराम से लगा सकते हैं उत्तर। अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर इसका सी होगा, लेकिन उत्तर से काम तो चलने वाला है नहीं, है ना। कहिए कि हम इसके उत्तर से काम चला लें तो काम नहीं चले वाला। जो हमारा काम है वो यहां से बनेगा। पहले लिखा है जनन ग्रंथियों के बारे में। क्या पूछा जा रहा है कि भाई जनन ग्रंथि के बारे में। मेरे दोस्तों, इस धरती पर मानव के तरीके से अगर बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग प्रकार की जनन ग्रंथियां होती हैं। अगर हम मेल की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो वहां पर हम वृष, एक तरीके से वृषण के तरीके से जनन ग्रंथि देख पाते हैं, और अगर मादा की बात करें तो अंडाशय के तरीके से हम जनन ग्रंथि देख पाते हैं। और इन जनन ग्रंथियों के तरीके से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकला करते हैं, जिनकी मैं चर्चा करूं, जिक्र करूं, तो आपको 2 प्रकार के यहाँ पर ग्रंथियों के आधार पर हार्मोन मिलेंगे। अर्थात अगर हम बात कर रहे हैं केवल और केवल नर जनन ग्रंथियों के बारे में, और अगर हम बात कर रहे हैं केवल केवल मादा जनन ग्रंथियों के बारे में, तो हमें अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। जैसे मान के चलना, एक यहाँ पर हार्मोन होगा एंड्रोजन। क्या होगा? एंड्रोजन हार्मोन। पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, खास करके जो द्वितीयक लैंगिक गुण होते हैं पुरुषों में, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारीपन हो जाना, है ना। धीरे धीरे स्थितियां जो चेंजेज होती हैं वो कहीं ना कहीं एंड्रोजन हार्मोन इस पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन नाम है। अब ये सवाल आता है भाई टेस्टोस्टेरोन के बारे में क्या बातें हो सकती हैं और क्या जाना जाए। दोस्तों, जब कोई पुरुष है या कोई मेल है या कोई बालक है, उस बालक को पुरुष बनाने तक की जो पूरी यात्रा है, मैंने एक शब्द बोला, बालक को पुरुष बनाने तक की पूरी यात्रा जो होती है वो कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन निभाता है। शरीर का बलवान करना, यानी शरीर को बलिष्ठ करना, यानी कि जो शुरुआती दौर में बालक बड़े नाजुक से होते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका शरीर काफी बलशाली हो जाता है, आवाज में भारीपन आना शुरू होता है। तकरीबन जो पुरुषों के सारे लक्षण होते हैं वो सारे के सारे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, है ना। और इन्हीं के जरिए वो शुक्राणुओं का निर्माण करना शुरू कर देता है। आमतौर पर ये सारी की सारी क्षमताएं टेस्टोस्टेरोन के तरीके से आती हैं।
ध्यान देना, इसी टेस्टोस्टेरोन की क्षमता के आधार पर इस पूरे समाज को हम पितृ सत्तात्मक सत्ता के तौर पर जानते हैं, क्योंकि इसी टेस्टोस्टेरोन ने पुरुषों को बलवती बनाया। मैं आपको बताता चलूं, एक बड़ी बात आसान तरीके से समझिएगा कि नर और मादा जितने भी हार्मोन निकलते हैं तकरीबन सभी में हार्मोन पाए जाते हैं। बस मान के चलना कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में ज्यादा होते हैं, महिलाओं में भी ये थोड़े बहुत होते हैं। मैं आपको बताऊं कि इतिहास गवाही है कि जिन जिन महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन की मात्राएं ज्यादा रही हैं उन्होंने पुरुषों से कंधा मिला करके काम किया है, चाहे वो सरोजिनी नायडू हो, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, और चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे वो मार्गरेट थैचर हो, कोई भी हो, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज्यादा देखे गए। क्यों? तब जाकर के उन्होंने पुरुषों जैसा कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए कि मादा में कौन से ऐसे हार्मोन निकलते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि एस्ट्रोजन बहुत ही खास और कई बार सवाल पूछा गया यहाँ पर, एस्ट्रोजन हार्मोन है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन मादाओं में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल क्वालिटीज होती हैं उनको निभाने में या उनको आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आपको बताऊं कि इसके कुल 3 प्रकार होते हैं, है ना। एस्ट्रोजन के कुल 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एस्ट्रोन। तो कभी आपको अगर एस्ट्रोन के नाम से कोई हार्मोन पूछा जा रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत या बेफिक्र होकर के लगा सकते हैं कि मादा हार्मोन है। एक होता है एस्ट्रोयल। क्या होता है? एस्ट्रोयल। और अगर एस्ट्रोयल करके हार्मोन आपको मिल रहा है तो यह भी एस्ट्रोजन का ही भाग होता है। और एक होता है एस्ट्रोडायोल। क्या होता है? एस्ट्रोडायोल। और अगर आप एस्ट्रोडायोल के बारे में नाम सुने तो ये भी तकरीबन एस्ट्रोजन के ही भाग होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ द पार्ट ऑफ द एस्ट्रोजन इज कॉल्ड द एस्ट्रोन, एस्ट्रोयल और एस्ट्रोडायोल, जिनको हम एस्ट्रोन हार्मोन के तौर पे ही जानते हैं। और ये एस्ट्रोन हार्मोन मादाओं में जो द्वितीयक लैंगिक गुण होते हैं, जैसे मादाओं की आवाज पतली होना और स्तनों में उभार आ जाना, है ना, प्यूबिक हेयर आ जाना, ऐसे तमाम जो सेकेंडरी क्वालिटीज होती हैं वो निर्माता कौन है? उत्तर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन निभाते हैं। इसके अलावा जो अगले हार्मोन है वो कौन कौन से? इसके अलावा ये मादाओं में अंडाणु के विकास में काफी हद तक भूमिका निभाते रहते हैं। एक और हार्मोन है, उसे हम बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। क्या नाम है इसका? रिलैक्सिन हार्मोन। तो आप लिख सकते हैं कि रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में क्या मामला है, ध्यान देना। रिलैक्सिन हार्मोन काफी हद तक जब मादाएं या गर्भवती स्थिति में ये निकलता है और गर्भ के दौरान जब गर्भधारण होता है और जब बच्चे के जन्म के समय ये हार्मोन काफी हद तक जन्म की स्थितियों को काफी बेहतर करता है ना। और इसीलिए इसे बर्थ हार्मोन की संज्ञा भी देते हैं। क्या बोलेंगे? बर्थ हार्मोन भी कहेंगे, ध्यान देना। इसके बाद एक और हार्मोन निकलता है यहाँ पर, वो है प्रोजेस्टेरॉन। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो एक और नाम लिखिएगा जो कहीं ना कहीं जन्म ग्रंथियों से जुड़ा हुआ हार्मोन है, जो मादा से जुड़े हुए हैं, वो है प्रोजेस्टेरॉन। तकरीबन मान के चलना कि ये हार्मोन मादाओं में खास करके जो बातें होती हैं, या मादाओं की अगर बात करूं मैं कि किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ता है, तो प्रोजेस्टेरॉन में समझिएगा कि मादाओं में जो गर्भधारण की स्थितियां बनती हैं, उन गर्भधारण की स्थितियों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें बेहतर करने के लिए काफी हद तक भूमिका निभाते हैं। तो कुल इस तरह से हमने जितने भी ऐसे हार्मोन हो सकते थे जो जनन ग्रंथि से जुड़े हुए हार्मोन हैं, इन सबको मैंने आपको बेहद आसान तरीके से समझा दिया। दोस्तों, आपके एग्जाम में यही से सवाल खूब सारे आते रहते हैं, तो बस आप नोट कर लीजिए और काम बन जाएगा। तो अपने पास क्या है? जनन ग्रंथि कहाँ मिला? हम सीधे चले आए प्रोजेस्टेरॉन की तरीके से। इसके बाद ध्यान देना, अग्नाशय के बारे में अगर सवाल किया जाए कि भाई अग्नाशय के बारे में क्या है, तो ध्यान देना, अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है, अगर अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय हमारी शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ध्यान देना, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब पहली कौन है? उत्तर होगा पहली वाली जो है उससे हम कहते हैं क्या? तो उत्तर होगा कि इसे कहते हैं लीवर। क्या बोलेंगे? लीवर, ठीक है ना। या हिंदी में कहते हैं यकृत कहते हैं। वो शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ये तो सबको पता है। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है ना। तो अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि की संज्ञा देते हैं। कैसी संज्ञा देते हैं इसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। कारण कि ये 2 तरह का व्यवहार करती है। कौन कौन सा? ये अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा भी व्यवहार करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा भी व्यवहार करती है। आगे चल के मैं इस पर एक बड़ी चर्चा करूंगा। और इस वजह से दोस्तों ये इंसुलिन का भी निर्माण करती है। क्या? इंसुलिन भी बनाती है और साथ ही साथ ये हार्मोन भी बनाती है। क्या करती है? हार्मोन भी बनाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग टिक लगाए यहाँ पर, तो ध्यान देना, हमने क्या कहा कि ये अग्नाशय क्या कर रही है? इंसुलिन बना रही है। ये क्या है? एक प्रकार का इंसुलिन। क्या होता है? उत्तर हो गया हार्मोन ही है। और साथ ही साथ ये एंजाइम भी बनानी। क्या बनानी? एंजाइम भी बना रही हैं। तो हमने बताया कि इसके 2 काम है। दोनों काम के आधार पर इसे हमने मिक्स ग्लैंड के तौर पर या मिश्रित ग्रंथि के तौर पर संज्ञा दी हुई है ना। तो हमने एक और मामला आसान कर लिया कि जो C का 1 है, यहाँ पे C का 1 ये देखिएगा, और A का 2 है, A का 2 यहाँ पे मिल गया, है ना।
बाकी डी का 4 यानी कि अध्वरिक की बात करें तो कार्टिसोल बिल्कुल सही है ये। और इसके अलावा हम पीयूष ग्रंथि की बात करें तो बॉडी में वृद्धि के लिए और विकास के लिए काफी हद तक ये जिम्मेदार होते हैं। तो आपने इस तरह से तीसरा वाला तो एक का आप सी लगा सकते हैं, इससे आपका सवाल बेहद आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो हमने यहां पर व्याख्या के तौर पर जो समझा वो समझा तो ये कुल मिला के पहला सवाल रहा। आइए बढ़ चलते हैं और हम देखते हैं दूसरे सवाल की बातें में। मुझे उम्मीद है इसको आप अपनी कॉपी में बेहद आसान ढंग से नोट कर चुके होंगे और आपका कार्यक्रम अब क्लियर हो चुका होगा। तो इसे हम मिटाते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं। दोस्तों अगला जो सवाल उस पर नजर डाली जाए और वो सवाल कौन सा है देखते हैं। सवाल नंबर 2 है और ये कहना क्या चाहता है, इससे जुड़े हुए कार्यक्रम क्या लिखा है, अगर अग्नाशय में खराबी आ जाए यानी किसी का अग्नाशय काम करना बंद कर दे, है ना, तब क्या होगा। पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेगी, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा और रक्तचाप बढ़ जाएगा। पहली बात तो आप क्लियर कीजिएगा कि रक्त निर्माण के कार्यक्रम में किसी भी तरीके से या रक्तचाप से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम अग्नाशय नहीं करता है ना। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब 2 ही मामले बचे हैं कि पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी और दूसरा लिखा हुआ है इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। आप पाचन क्रिया के लिए और बहुत सी चीजें जिम्मेदार होती हैं, न केवल अग्नाशय के भरोसे हम पाचन क्रिया को लेके नहीं चलते हैं। हाँ, अलग बात है कि अग्नाशय से निकलने वाले रस को हम पूर्ण पाचक रस की संज्ञा देते हैं, लेकिन अब केवल अग्नाशय के भरोसे हम पाचन करते हैं, नॉट गुड, ये बातें नहीं है। तो मान के चलना कि ये बात भी हमने इसे गलत काट दी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इन दोनों के भरोसे ये दोनों चीजें नहीं निकलेंगी। तो आपका जो 2 का उत्तर होगा वो हो जाएगा 2 का बी। अब इसकी थोड़ी सी आप एक विस्तारित तरीके से परिभाषा सुनिएगा। पर दोस्तों अगर मैं आपको अग्नाशय के बारे में कुछ बातें समझाऊं, अग्नाशय के बारे में आपको बातें समझाऊं, तो ये जब हम पाचन तंत्र की पढ़ाई कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम बात कर रहे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो उस दौर में हमें अग्नाशय पढ़ने को मिलता है ना। हमारे आमाशय के ठीक नीचे एक ऐसी लंबी सी मोटी सी संरचना के तौर पर अग्नाशय मौजूद होते हैं, जिसे हम शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि के तौर पर याद करते हैं, जानते हैं। काफी काम की चीजें हैं ये, ध्यान देना। तो आपने इसका जो परिचय दिया वो ये दिया कि भाई परिचय के तौर पर ये सेकंड दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। और ग्रंथि के अलावा एक ऐसी ग्रंथि है, तो उत्तर होगा ये एक प्रकार की, हमने अभी भी आपसे चर्चा किया था, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड होती है ना, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अंतः और बहि, अंतःस्रावी और साथ ही साथ बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करती हैं। अर्थात ये अंतः के तौर पर हार्मोन निकालती हैं, क्या निकालती हैं, हार्मोन निकालती हैं, और बहिस्रावी के तौर पर ये एंजाइम निकालती हैं, क्या निकालती हैं, एंजाइम निकालती हैं। अब आप सवाल करोगे मुझसे कि ये बता दीजिए कि अब आपके सवाल तो मेरे पास आ नहीं है, लेकिन सवाल मैं खुद से उठा रहा हूं जिससे कि आपको इन चीजों को समझने में काफी आसानी हो। तो हमारे सवाल का जवाब ये है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये जो अंतःस्रावी कार्यक्रम हो रहा है वो हार्मोन निकाल रहा है। ऐसे कौन कौन से हार्मोन होते होंगे जो इनके साथ जुड़ते होंगे? ध्यान दें दोस्तों, हार्मोन के तौर पर कुल 3 हार्मोन निकालती हैं। कौन कौन से? एक तो इंसुलिन का नाम सुना है। दरअसल जो अग्नाशय होता है ये बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, आइसोलेट ऑफ द लैंगरहैंस कहते हैं। और इनमें अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की सेल होती हैं। कौन कौन सी? तो मैं सेल लिखूं पहले। एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल और एक होती है गामा सेल। और इन अल्फा और बीटा और गामा सेल के जरिए 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकला करते हैं। जैसे मान के चलना, जो अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, उनकी जो बीटा सेल है ये इंसुलिन निकालती है। क्या निकालती है? एक प्रकार का ये हार्मोन है इंसुलिन। और आपके इसका नाम तो सुने होंगे, हमारी ब्लड में या हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा का निर्धारण करने के लिए इंसुलिन बहुत प्यार से इसका नाम लिया जाता है ना। कभी कभी इंसुलिन में समस्याएं आनी शुरू होती हैं तो इंसान को मधुमेह यानी कि एक तरीके से चीनी की बीमारी हो जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। आज के दौर में हमारे समाज में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव देखा जा रहा है। आप, मुझे लगता है कि आसपास अगर अपने समाज में 2-4 घर खंगालेंगे तो डायबिटीज के पेशेंट आपको मिल ही जाएंगे, कारण कि ये प्रभाव कर जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इंसुलिन की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे आपके लिए, वो ये है, अगर हम लोग स्वस्थ हैं तब की बात करूं, कि जब हम कभी ज्यादा ग्लूकोज खा लेते हैं तो ऐसी दशा में इंसुलिन ग्लूकोज को
ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है और ग्लाइकोजन में बदल करके हमारे यकृत में और हमारी मांसपेशियों में से एक स्टोरेज एनर्जी के तौर पर रख लेता है। आवश्यकता पड़ने पर वो हमें फिर से ग्लूकोज देना शुरू कर देते हैं। ये बातें आपके लिए जुड़ी रही जो इंसुलिन से रहा। इसके अलावा और दो और कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता चलूं कि जो अल्फा है यानी कि अल्फा सेल है ये ग्लूकेगॉन निकालती है ना, और जो आपकी गोमा सेल है उनको हम सोमेटोस्टेटिन के तौर पर जानते हैं। तो आप अल्फा सेल के सामने लिखिए क्या, ग्लूकोगॉन। क्या है, ग्लूकेगॉन है ना। और ये भी तकरीबन हमारे रक्त ब्लड में चीनी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम क्लियर करता है। और ये है सोमेटोस्टेटिन। क्या है, सोमेटोस्टेटिन। ये भी एक प्रकार का हार्मोन है और खास करके जब हम पाचन क्रिया को आगे बढ़ा रहे होते हैं और ऐसी दशा में जब हम स्वांगीकरण कर रहे होते हैं, अंग्रेजी में कहें तो एसिमिलेशन कर रहे होते हैं, तब उस दशा में जो ग्लूकेगॉन या सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है ये हमारे जो महत्वपूर्ण जो हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं उनको अलग करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान के चलना, इसे एक बहुत ही आसान भाषा में कहें तो कहते हैं ना, खाना खाते हैं लेकिन लगता नहीं है। खा तो रहे 10-12 रोटी लेकिन पता चला कि ऐसे टिड्डे टाइप के बने घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो सोमेटोस्टेटिन है उसका श्रावण ठीक ठाक से नहीं हो पा रहा है। तो जो भोजन खाने के बाद बॉडी पर लगता है ना, वो कहीं ना कहीं सोमेटोस्टेटिन के कारण हो पाता है। चलिए, आपको मैंने हार्मोन के बारे में सारी बातें बता दी। अब ध्यान देना, अग्नाशय में अगर अग्नाशय के एंजाइम पर थोड़ी चर्चा की जाए कि भाई अग्नाशय के जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इनके एंजाइम भी 3 होते हैं। कौन कौन से? इनके नाम हम लोग अपनी कॉपी में निर्धारित करेंगे। जो इनके एंजाइम है उनके बारे में लिखिएगा। एक जो होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज एंजाइम। तो लिखिएगा पहला लाइपेज एंजाइम। मेरे दोस्तों, पूरे पाचन तंत्र में लाइपेज का नाम कहीं आ रहा है तो इसका काम है जो वसाएं हैं उनको पचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या कर रहा है ये? फैट के पाचन में यानी कि वसा के पाचन में मुख्य भूमिका निभा रहा है। ठीक है। इसके बाद अगला जो एंजाइम है वो एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज। लिखिएगा एमाइलेज। और एमाइलेज जो एंजाइम है इसका नाम बहुत ही फेमस है और काम भी फेमस है। ये स्टार्च का क्या करता है? स्टार्च का पाचन करते हैं। और तीसरा जो एंजाइम है मैं उसको यहां ले रहा हूं, उसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन एंजाइम। और ट्रिप्सिन का काम है जो हमारे भोजन में प्रोटीन है उनका पाचन कर देना। यानी एंजाइम के जरिए निकलने वाला जो अग्नाशय के जरिए निकलने वाला जो एंजाइम्स हैं वो कंटिन्यू वसा और प्रोटीन और साथ ही साथ स्टार्च तीनों का पाचन कर पा रहे हैं। यानी मुख्य तौर पर हमारे भोजन में ना, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब कोई भोजन लेते हैं, है ना, जिसको हम इंटेक लेते हैं, तो मुख्य 3 अवयव ही होते हैं। वसा होता है ना, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, और इसके अलावा प्रोटीन होता है। और अगर तीनों का हम पाचन करा ले गए तो इस प्रकार के रस को हम क्या नाम देंगे? बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। जानते हैं आप, पूरे पाचन तंत्र में ऐसा संयोग जहां पर तीनों गंगाएं एक साथ मिलती हैं, कहते हैं ना त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों की भावनाएं जब जगती हैं वो कहां जगती हैं? वो इसी अग्नाशय के जरिए, जिसे हम शरीर की द्वितीय ग्रंथि या यूं कह रहे हैं कि मिश्रित ग्रंथि है जिसके नाम पर हम जान रहे हैं, वहां पर तीनों कार्यक्रम एक साथ कब हो पाते हैं? तो पूरे पाचन तंत्र में यहीं पर एक बार ऐसी संगति बनती है कि जहां पर वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक साथ पाचन हो पाता है ना। इसलिए इसे नाम दिया गया पूर्ण पाचक रस। मुझे उम्मीद है अब आप इसके बारे में बेहद जानकारी हासिल कर चुके होंगे और इतनी ही जानकारी पर्याप्त है आपकी कॉपी में। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल अगला देखते हैं। खैर, इसे हम क्लियर करें जिसको कि आपको अगले सवाल पढ़ने में काफी हद तक मदद मिल सके। सवाल नंबर 3 है और देखा जाए कि सवाल नंबर 3 कहना क्या चाह रहा है। बड़ा ही कॉन्सेप्टुअल एक तरीके से इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इस पर हम लोग नजर डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। लिखा है सवाल कि कथन ए और कारण आर, 2 चीजें लिखी गई हैं। उदक मेह। अच्छा, उदक मेह का क्या मतलब है? अंग्रेजी में लिखा है डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास बहुत लगती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? उदक मेह वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से, है ना, ये स्राव लिखा हुआ है तो इसे सही कर लेना, से ग्रस्त रहता है। यानी कि जो जिसे डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है उस व्यक्ति के बॉडी में ज्यादातर मात्रा में वेसोप्रेसिन निकल रहा होता है, तब ऐसा होता है, उसे प्यास लग रही होती है। खैर, इस पर एक चर्चा करते हैं, लेकिन उस चर्चा से पहले मैं आपका इसका उत्तर सही बता देता हूं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, अगर हम तीसरे का उत्तर आपको मैं बताऊं तो मान के चलना कि तीसरे का जो उत्तर है वो है सी नंबर का। यानी पहला तो सही है, कथन एक सही है, यानी कथन एक सही है, लेकिन ये कारण गलत है। कारण गलत है तो आप कौन सा लगाएंगे? तीसरे का सी लगा दीजिएगा
और बिल्कुल प्रसन्न हो जाइएगा, है ना। अब इसकी जो बातें हैं, इसकी जो व्याख्या है वो समझिएगा। एक समस्या होती है, देखो दो बीमारियों के नाम कभी कभी लोग एक कॉमन तरीके से सुनना शुरू कर देते हैं और जानना भी शुरू करते हैं। एक होता है डायबिटीज, तो डायबिटीज का मामला अलग है। ये क्या है? ये डायबिटिक इंसिपिडस है। तो दोनों में पहली बात तो अंतर है। डायबिटीज का मामला क्या है? रक्त में हम चीनी की मात्रा का ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। अब जो डायबिटिक इंसिपिडस है, इसका मामला क्या है? इससे हमें बार बार यूरिन निकालना होता है, बार बार पेशाब करना होता है। अब चूंकि जब बार बार कोई पेशाब करेगा तो सीधी सी बात है उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। और अब जब पानी की कमी होगी तो शरीर उसके पानी को बैलेंस करने के लिए बार बार हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो संदेश भेजेगा, किस तरह से? प्यास के रूप में। तो वो दौड़ दौड़ करके पानी पीना शुरू कर देगा। यही होता है डायबिटिक इंसिपिडस। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल की जाए। मेरे दोस्तों, ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जिनके सेवन से हमें वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी होनी शुरू हो जाती है। उनका नाम मैं अगर आपके सामने लूं तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वो खाद्य पदार्थ चाय, काफी, शराब और विटामिन सी। ध्यान देना, जब हम चाय, काफी अथवा अल्कोहल या शराब की बात करें अथवा विटामिन सी की बात करें, इन सब का ज्यादा सेवन करते हैं, इन सब का ज्यादा सेवन करते हैं, है ना, तब कहानी क्या होती है उसको ध्यान देना। इन सब के ज्यादा सेवन के साथ साथ कहानी कैसी बदलेगी कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन है, इसे बोलते हैं वेसोप्रेसिन, या इसे हम कहते हैं एडीएच। क्या बोलते हैं? एडीएच, एंटी डिवरेटिक हार्मोन। क्या बोलेंगे? एंटी डिवरेटिक हार्मोन। तो इसके ज्यादा सेवन से हमारी बॉडी में जो एडीएच है, या एडीएच को हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसके श्रावण में कमी हो जाती है। इसके श्रावण में कमी हो जाती है, अर्थात ये कम निकलेगा। और जब ये कम निकलेगा ना दोस्तों, तो ऐसी स्थिति मान के चलना कि इसकी कमी होने से बार बार हमें पेशाब जाना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जब ये कम निकलेगा तो उस व्यक्ति को बार बार पेशाब लगेगी, है ना, बार बार उसे यूरिन के लिए बाहर जाना होगा, है ना, यूरिन के लिए से बाहर जाना होगा। और ज्यादा यूरिन होगी तो उसकी बॉडी में पानी की कमी, शरीर में क्या हो जाएगी? पानी की कमी हो जाएगी। अब ध्यान देना, जैसे ही शरीर में पानी कमी होगी तुरंत ही क्या होगा? उसे प्यास लगना शुरू हो जाएगा। तो यही सारी कहानी होती है जो हमने आपको समझाया इन केस ऑफ द डायबिटिक इंसिपिडस। तो अब ने समझा ना कि यहाँ पर उदक मेह वाले व्यक्ति में वेसोप्रेसिन का अतिशय स्राव ही क्या होता है? इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है ना। इसकी विपरीत मैं आपको बताऊं कि जो लोग ज्यादा तंबाकू खाते हैं, है ना, जो लोग ज्यादा तंबाकू खाते हैं तो उनकी बॉडी में वेसोप्रेसिन ज्यादा हो जाता है। और जब ज्यादा हो जाता है तो उनको बार बार पेशाब जाना ही नहीं होता, यानी बॉडी में पानी की ज्यादती हो जाती है। तो ये भी नुकसानदेह है। हमें कोशिश करनी है कि हमारी शरीर में जो मूत्र के श्रावण की वैल्यूएशन है वो बराबर बराबर मात्रा में बनी रहे, है ना। हम तकरीबन 2 लीटर के आसपास यूरिन बाहर निकालते हैं 24 घंटे में, तो वो निकालते रहे। 1800 ml से लेकर के 2000 ml के आसपास का यूरिन हम बाहर निकाल रहे होते हैं 24 घंटे में। तो वो हमारा जो एक वैल्यूएशन है, एक एग्जैक्ट पावर है, वो बनी रहे, इससे अधिक ज्यादा ना हो और ना ही इससे कम हो, है ना। चलते हैं, मुझे लगता है कि तीसरे का आपने ए बहुत आसान तरीके से लगा लिया और इसे अच्छे से आप समझ भी गए हैं। चलिए दोस्तों, तो आपको ज्यादा चाय, कॉफी या शराब अथवा विटामिन सी की खाद्य पदार्थ की वस्तुएं अधिक नहीं लेनी है। अब ऐसा नहीं कि अब कोई चाय पूछ रहा है तो हम लगातार चाय पिए जा रहे हैं, 50 चाय 40 चाय, ऐसा लोग होते हैं, धरती पर पाए जाते हैं इस तरह के लोग। कॉफी के नाम पे 10-10 कॉफी पिए जा रहे हैं। शराब पा गए तो ऐसा लगता है कि अब इसके अलावा धरती पर कोई खाद्य वस्तु बनी ही नहीं है, ना ही कोई पेय पदार्थ की वस्तु बनी है। तो अति सर्वत्र वर्जित की कहानी होती है। बॉडी में हम काफी इसे एक रेगुलर और मेंटेन बना के चलें तो मान के चलो अच्छा होता है। और इसके साथ जाति करते हैं तो तरह तरह की नाना प्रकार की बीमारियां हमारे आसपास मौजूद हैं और सीधे तौर पर हमारे ऊपर अटैक या हमला करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद हमें डॉक्टर की याद आती है, तो बहुत सी चीजें होती हैं, वो तो बात की बातें हैं। चलिए समझते हैं आगे। सवाल नंबर 3 हो गया। देखा जाए कि सवाल नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है और किस आधार पर वो हमारे साथ आना चाहता है। ठीक है, सवाल नंबर 4 एक सुमेलित करने का सवाल है। मुझे उम्मीद है हम लोग इसे भी बेहद आसान तरीके से हल कर ले जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। अरे वाह, यानी कि इसमें से सारे के सारे युग्म सुमेलित हैं, केवल एक ऐसा जो बदमाशी कर बैठा है। वो कौन है, उस पे ही हमें क्या करना है। कहते ना वो कौन है जरा उसे पता करो। इसी में देखना है कि इंसुलिन का मतलब है रक्त शर्करा का नियंत्रण। मुझे लगता है ये तो बातें आप बेहद आसान तरीके से जान रहे हैं ना। अभी हमने बताया कि जो हमारे अग्नाशय है उनसे निकलने वाला जो बीटा सेल है, कहां से निकलता है? अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है क्या? इंसुलिन। और काम क्या करता है? बॉडी में रक्त शर्करा पर नियंत्रण रखता है। ये बातें तो सही है,
बड़ी अच्छी बात है, ये बात आप आसान तरीके से स्वीकार कर चुके हैं। एक लिखा हुआ है मेलाटोनिन। व्हाट इज द मेलाटोनिन? यू नो, in our mind, in our body, there is one gland called as the biological watch. Name is the, किसी को पता है उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। उसका नाम है पिनियल ग्रंथि। और पिनियल ग्लैंड जो होती है, इस पिनियल ग्लैंड से, जो कि हमारे ब्रेन में बहुत छोटे से भाग में मौजूद होती है ना, ऐसे मान के चलो कि जो हमारी मास्टर ग्रंथि है, जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्रंथि के साथ एक ऐसी प्यारी सी कहावत है कि मास्टर ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों पर अपना अधिकार समझती है या सब पर भरोसा रखती है कि अच्छा काम करेगा, और ये तरह तरह के हार्मोन भी निकाला करती है। अभी हम उसके बारे में एक बेहतरीन जिक्र करेंगे। हाल फिलहाल मैं बात करूं आपके लिए कि ये मेलाटोनिन का मामला क्या है। ध्यान दें दोस्तों, उसी मास्टर ग्रंथि के पास, कहां पर, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, जो हमारी मास्टर ग्रंथि है, इसी ग्रंथि के ठीक पास एक और ग्रंथि, उसका नाम है पिनियल। क्या नाम है? पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि। और इसी पिनियल ग्रंथि के जरिए एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन नाम है। अब आप कहोगे कि भाई ये मेलाटोनिन करता क्या है? दोस्तों, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता कैसे है? ये सूर्य के आधार पर होता है। एग्जैक्टली जो हमारी पिनियल ग्लैंड है, इनको हम बायोलॉजिकल वॉच कहते हैं। बायोलॉजिकल वॉच का मतलब एक जैविकीय घड़ी। आप देखते हो कभी कभी कि आप सुबह होते होते खुद ही जग जाते हो, जगाना नहीं पड़ता। और एक दौर ऐसा आता होगा रात में तो आप खुद ही सो जाते हैं, सुलाना नहीं पड़ता, है ना। ये एग्जैक्टली जब आप तब कर पाते हो बेहतरीन, जब आपकी दिनचर्या ठीक होती है। जब आप गलत दिनचर्या पे काम कर रहे होते हैं, तब आपके लिए अलार्म की आवश्यकता पड़ती है। अलार्म का जो विकास हुआ है ना, चाहे मोबाइल की बात करें, घड़ियों की बात करें, ये ऐसे लोगों के लिए हुआ है जो वाकई में प्रकृति के आधार पर नहीं चलते हैं, है ना। एक तरीके से अलार्म का विकास ही ये द्योतक है इस चीज का कि हमारे विश्व में या हमारे भारत में से तमाम दुनिया के भर के लोग हैं जो हमारे इस नेचर के आधार पर नहीं चलते। आपको याद होगा, बहुत पहले जमाने में मुझे याद है कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो बहुत कम एनर्जी वेस्ट करते थे इस पृथ्वी की, है ना। आज हम पानी गर्म करने के लिए गीजर लेते हैं। हमारे जो पहले के पूर्वज हुआ करते थे वो सुबह 5 बजे नहा लेते थे और तब कुएं का पानी अपने आप गर्म होता है। वो प्रकृति के आधार पर ऐसा हो जाता है। हम उठते हैं 9-10 बजे और तब हम गीजर का उपयोग करते हैं, हम ज्यादा ऊर्जा खा लेते हैं। वो शाम होते होते भोजन कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको एक आदत थी, ऐसा मान्यता थी कि शाम होते होते भोजन कर लेना है गोधूली बेला से पहले पहले, और फिर मच्छरदानी लगा के अपने बिस्तर पे आ जाते थे और सुबह फिर 4 बजे उठ जाते थे। तो एक नियति, उन्होंने एक चक्र बना रखा था प्रकृति के अनुसार। उन्हें अंधेरे में काम करने की आदत ही नहीं थी। और हम लोग 12 बजे रात को जाके सोते हैं। तो हमने क्या किया? ऊर्जा का उपयोग हम ज्यादा कर रहे हैं और इसलिए आने वाली पीढ़ी पर हम जो ऊर्जा की जो बचत है, अब सीधी सी बात है, 2 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। एक तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम लगातार खत्म किए जा रहे हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि हम कोशिश करें इसको आगे बढ़ाएं, है ना। ये बात समझिएगा। तो जो हम आपको बता रहे हैं पिनियल ग्लैंड, ये ग्लैंड रात होते होते, अंधेरा होते होते उचित मात्रा में मेलाटोनिन हार्मोन निकालना शुरू कर देती है। और जैसे ही मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, हम थोड़ा सा डाउन होने शुरू होते हैं, यानी कि थोड़ा सा खुमारी चढ़ना शुरू होती है। खुमारी का ऐसे कि हम हल्के हल्के निद्रा की तरफ जाते हैं कि अब हमें सोना होगा। बिल्कुल, क्योंकि नींद के लिए जिम्मेदार होता है। और अगर कुछ लोग होते होंगे ना, आपको हो सकता है कि बल्ब जल रहा है तो नींद नहीं आएगी। वाकई में ऐसा होना चाहिए। अंधेरे में ये हार्मोन ठीक ठाक निकलते हैं। अगर बल्ब जल रहा है तो नींद कैसे आ सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान देना। तो इसलिए मेलाटोनिन हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार है? तो वो सोना, यानी सोने के लिए या नींद लाने के लिए जिम्मेदार होता है। गोल्ड नहीं, नींद वाला गोल्ड, है ना। ठीक है, तो आपने इसको भी सही कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिनियल ग्लैंड और मेलाटोनिन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अच्छी बात है। इसके बाद है ऑक्सीटोसिन। मेरे दोस्तों, ऑक्सीटोसिन की कहानी क्या है इसे समझिएगा और जानिएगा। यहाँ पे लिखा स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्तारण। बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। अपने पास एक ग्लैंड होती है, ठीक है, उसका नाम है क्या? उत्तर है, इसे बोलते हैं पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसी ग्रंथि को हम कहते हैं क्या? मास्टर। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये ग्रंथि कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस। किससे? ये ग्रंथि हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। और हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क का प्रमुख भाग होता है ना। ठीक है, यहां तक बातें समझिएगा। अब इसी पिट्यूटरी ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम नाम देते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। और ये महिलाओं में निकलता है। कहां पर? जो मादाएं होती हैं उनमें निकलता है। प्रायः बच्चे के जन्म के बाद दुग्ध श्रावण की स्थितियां जो बन पाती हैं,
जो माँ अपने बच्चे को गाढ़ा पीला दूध यानी कोलेस्ट्रम, जिसके जरिए बच्चों में प्रतिरोध करने की क्षमता विकसित होती है और जिसके जरिए आने वाले 6 महीनों तक बच्चे अपने आप को पोषण प्राप्त कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ऐसा हो पाता है। अक्सर मादा की मैं बात करूं तो मानव और मानव के साथ जीवधारियों में भी, यानी कि जंतुओं में, खास करके गाय भैंस में भी ये तरह के हार्मोन निकला करते हैं और ये हार्मोन वाकई में काफी महत्वपूर्ण होते हैं और इसके अलावा जन्म देते समय, बच्चे के जन्म देते समय भी काफी ज्यादा सहायक होते हैं। इसलिए इन्हें हम दुग्ध श्रावण हार्मोन या बर्थ हार्मोन की संज्ञा भी देते रहते हैं। लेकिन आज के अपने समाज में इसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है ऑक्सीटोसिन का। अक्सर फल सब्जियों में इसका दुरुपयोग करके जल्दी से उसे बढ़ा देते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, यानी कि मानव वेश्यावृत्ति के भावनाओं में छोटी छोटी लड़कियां, उनको किडनैप किया जाता, पकड़ा जाता है और कम उम्र में ही उन्हें ऑक्सीटोसिन के ढेर सारे डोज दे करके एक सेक्स स्लेव बना दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके ऑर्गन्स पर बुरे प्रभाव पड़ पाते हैं। तो ये एक दुरुपयोग है। बीच में भारत में इसके पर बैन भी लग गया था, लेकिन चूंकि इसके बहुत ज्यादा उपयोग औषधि के तौर पर भी, इसलिए बैन हटा लिया गया है। चलिए, मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ गई। गड़बड़ यही है, गैस्ट्रिन हार्मोन। दरअसल गैस्ट्रिन हार्मोन हमारे आमाशय में निकलता है। कहाँ निकलता है? स्टमक में निकलता है और आमाशय में निकल करके पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो रक्तचाप में कोई मामला इनका नहीं है, यानी आप 4 का डी लगा सकते हैं। क्या? 4 का डी लगा सकते हैं और यही इसका उत्तर सही है। दोस्तों, हमारा जो फोकस है, हमारा जो कार्यक्रम है, वो सवाल गिनने पर नहीं है, बल्कि हमारा जो फोकस है वो अधिक से अधिक बातें बताने से। जिस टॉपिक को हम लोग लेते हैं उस टॉपिक से जुड़े हुए तमाम ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे कि आप एक नए तरीके से अपने आप को तैयार कर सकें, प्रिपेयर कर सकें। इस तरह के कार्यक्रमों को पढ़ने से, इस तरह के कार्यक्रम को समझने से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक जो पढ़ने की धनात्मकता है, सीखने की जो एक नई दृष्टिकोण, नई रचना है, वो आपके सामने आ पाती है। और मुझे उम्मीद है कि हम इसके लिए इन कार्यक्रमों के जरिए आप तक बहुत कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 5वां देखा जाए, है ना, क्योंकि ये सवाल अब पूरा हो चुका है, इसकी व्याख्या भी हमारे पास आ चुकी है। तो सवाल 5 देखते हैं कि आखिर सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है और किस आधार पर वो हमें काम करने वाला है। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, मुझे लगता है कि इसको आप कर सकेंगे। यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ये तो अभी भी हम लोग चर्चा करके निकले हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे लिखा है एड्रेनलिन। अब इस एड्रेनलिन के बारे में समझिएगा, ये क्या हो सकता है? ऑक्सीटोसिन तो हम लोग पहले से कवर कर चुके हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर हो जाएगा डी। तो आप 5 का डी लगा सकते हैं बिना किसी चिंता तनाव के। खैर, हम बात कर रहे हैं एड्रेनलिन हार्मोन की। ध्यान देना, ये हार्मोन हमारी जो वृक्क है, जिसे हम कहते हैं किडनी, वृक्क को हम कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहेंगे? किडनी कहेंगे। तो जो हमारा वृक्क और किडनी है, इसके ठीक ऊपर है ना, इसके ऊपर जो होता है, ऊपर को हम हिंदी में अधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अधि। आपने सुना होगा हिंदी में अधित्यका उपत्यका, है ना, पर्वत के ऊपर का हिस्सा, पर्वत के नीचे का हिस्सा, उसको हम अधित्यका और उपत्यका के नाम से जानते हैं। जब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में आपको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां पर ये शब्द मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं, ध्यान देना। तो अधि के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर एक ग्रंथि होती है, जिसे हम क्या कहेंगे? तो ऊपर ग्रंथि कहेंगे अधिवृक्क। क्या बोलेंगे? अधिवृक्क ग्रंथि कहेंगे, या अंग्रेजी में कहते हैं एड्रिनल। क्या बोलेंगे? एड्रिनल ग्रंथि। क्या बोलेंगे? एड्रिनल ग्रंथि। क्योंकि सवाल करें कि हमारे पास किडनी या वृक्क कितना है, तो उत्तर होगा हमारे पास एक जोड़ी, यानी कि एक किडनी इधर और एक किडनी इधर होता है। हमारी फिल्मों ने किडनी के साथ बड़ा बदमाशी की है। उन्होंने इस छोटेपन पे एक भाव जगा दिया कि मानो एक किडनी के दम पर जिंदा रह सकता है। अक्सर बहुत पहले हीरो वगैरह जब जाते थे फिल्मों में कमाने के लिए, तो वो कमा नहीं पाते, किडनी वगैरह बेचना शुरू कर देते थे। तो ऐसी तमाम चीजें हुई हैं। हालांकि हमारे पास मान के चलो आज के दौर में ट्रांसप्लांट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 काम करता है, और इस ट्रांसप्लांट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के जरिए अब हम किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए किसी सगे संबंधी, माता पिता या भाई बहन का ही सहयोग कर सकते हैं। इससे किडनी के जो दुर्व्यापार है उस पर काफी हद तक एक तरीके से रोकथाम लगी हुई है। मुझे याद है एक रन पिक्चर थी, कौन सी थी, उसमें वो कहता है कि ये साला किडनी निकाल लिया, ऐसा सुना होगा आपने। तो वही बातें, आइए चलते हैं। तो अधिवृक्क के बारे में समझिएगा। इससे जो हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन को हम नाम देते हैं, क्या नाम देंगे? इसे बोलेंगे एड्रेनलिन। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एड्रेनलिन। ठीक है। अब ये हार्मोन निकलता कब है? ये हार्मोन कब निकलता है? जब हम कभी कहीं किसी से डर गए हों, है ना, सांप वाप देख लिए हों, अचानक घबराहट हो गई हो, है ना, अथवा हमें गुस्सा बहुत तेज आ रहा हो, है ना, एकदम गुस्से से आग बबूले हो चुके हैं, है ना। इसके अलावा हमें
तनाव उत्पन्न हो रहा हो, यानी कि ये ऐसी स्थितियां हैं जो हम आपातकाल कह सकते हैं। ऐसी स्थितियां हैं, एक तरीके से आपातकाल स्थितियां होती हैं। तो इन आपातकाल स्थितियों में निकलते हैं, इसलिए हम एड्रेनल हार्मोन को एक नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन की संज्ञा देते हैं। क्या बोलेंगे? इमरजेंसी हार्मोन कहेंगे, है ना। तो एक बात आप लिख लीजिए कि इमरजेंसी हार्मोन इज द एड्रेनल हार्मोन व्हिच इज एक्सजेस्ट फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड, है ना। ये हमारी अधवृक्क ग्रंथियों से बाहर आते हैं। एक और बड़ी बात समझिएगा कि इस हार्मोन के जो भाव हैं, ये भाव बड़ी जल्दी से आते हैं और बड़ी जल्दी से बाहर भी चले जाते हैं। मान के चलना कि हमने डरा, हम लोग डरे और डरने की थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल हो गए, तो नॉर्मल हो गए तो ये अपने आप गायब भी हो जाते हैं। इनके आने के क्रम और जाने के क्रम बहुत तीव्र गति से है ना। इसलिए इसे हम लड़ो, उड़ो और भागो हार्मोन की संज्ञा भी देते हैं। एक और बात लिख सकते हैं कि एड्रेनल हार्मोन क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं लड़ो, उड़ो और भागो, है ना। यानी आओ, काम करो और जाओ। क्यों? कि उसके जो आने और जाने के भाव हैं, आने और जाने के भाव हैं, वो बड़ी शीघ्र होते हैं, कि भाव बहुत शीघ्र हो जाते हैं। तो ये बात आप कहीं नोट कर लीजिएगा। एक और बड़ी बात है कि जो ये एड्रेनलिन हार्मोन है, ये हमारी बॉडी में थोड़ा सा शर्करा बढ़ा देते हैं। जैसे आप कभी डर गए ना, तो मान के चलना कि आप अगर डर गए हैं तो आपके रक्त में चीनी बढ़ गई है, ऐसा मान के चलना, है ना। लोग कहते हैं डर के आगे जीत है, तो मतलब डर के आगे चीनी है। अगर डरोगे तो बॉडी में चीनी बढ़ जाएगी। हालांकि डरना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, नहीं डरेंगे तो हम मानो नहीं कहलाएंगे, नहीं तो काम बंद हो जाएगा ना। तो ये बातें समझ गए। अब एक और हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये क्या है, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, जिक्र करूंगा। और प्रोजेस्टेरोन तो मैंने आपको समझा ही दिया है, तो ये सारी बात हो गई जिसको आपने जाना। दोस्तों 5वां नंबर का सवाल, और यहां पर हमने स्पेशली कवर किया एड्रेनलिन हार्मोन, जो अधवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन था। और बाकी हमने थायरॉक्सिन आगे बोला हूं, करूंगा, और प्रोजेस्टेरोन में आगे करा चुका हूं, और साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमने पीछे भी करवा लिया था। तो आपने इस तरह से कई सारे हार्मोन के बारे में काफी कुछ नॉलेज हासिल कर लिया। खैर चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो इसे क्लियर कर दें जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए, और सवाल नंबर 6 पर हम निगाह डालते हैं कि हमारा जो सवाल नंबर 6 है वो क्या कह रहा है और किस आधार पर सवाल कर रहा है ना। आइए देखा जाए। बड़ा प्यारा सा सवाल है और कुछ बातें कह रहा है, थोड़ा समझने वाली बात है। ये उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ सवाल है। तो चूंकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है तो वहीं से सवाल पूछा गया। लिखा है कि पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर गाइटर या घेंघा रोग, क्या कौन सा रोग, गले में सूजन हो जाती है ना, उसको तो घेंघा या गाइटर, या एक और नाम देते हैं गलगंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? गलगंड रोग भी कहते हैं इसे। तो आप इसे लिख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? गलगंड रोग। एक सामान्य सी बीमारी है। अच्छी बात है भाई, सीधी सी बात कह रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लोग को भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना, आयोडीन की कमी होती है तो कहीं ना कहीं हमारी ये ग्रंथि है गले के पास, यहाँ पर ये अक्षर के आकार में, अक्सर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर भी लोग इसे जानते हैं। आप भी जान लो, हम भी जान रहे हैं, है ना। दोनों लोग जाने तो ज्यादा बेहतर होता है। आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी, वो जो हमने बताया ना, सबसे बड़ी ग्रंथि जो ब्रेक था कि हमारा लीवर था, यानी कि हमारा यकृत था, वो अंता नहीं है, वो बहिस्रावी ग्रंथि है। तो हम लोग बात करें सबसे बड़ी अंतःस्रावी, तो वो कौन सी है? ये हो जाएगी थायरॉक्सिन, है ना, हार्मोन, जहां से थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। जब हम आयोडीन का सेवन कर रहे होते हैं तो ऐसी दशा में इस जो थायराइड ग्रंथि है, इसको थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने में काफी सहजता उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम सेवन करना बंद कर देते हैं, हमारी कहानियां गड़बड़ होती हैं, हमारे भोजन में आयोडीन नहीं होता, हम आयोडीन नमक नहीं खा रहे होते हैं, तब बड़ी स्टोरी में ट्विस्ट आता है। कैसे आता है उसको देखते हैं। ध्यान देना कि हमारे गले के पास एक ग्रंथि है ना, और ये ग्रंथि एच अक्षर, कैसे अक्षर में? एच अक्षर के आकार में है, जिसे हम नाम देते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। अब समझिएगा कि थायराइड ग्रंथि का मामला क्या है। जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये क्या करती है? हार्मोन निकालती है, इसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये करता क्या है? ये हार्मोन वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, हमारी बॉडी के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो थायराइड ग्रंथि है महिलाओं में थोड़ी बड़ी होती है, कारण कि उनमें हार्मोन की ज्यादा आवश्यकता होती है, और पुरुषों में थोड़ी सी छोटी होती है, हार्मोन की कम आवश्यकता होती है ना। मुझे उम्मीद है ये बातें आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना। अब मान लो कि ये कैसे होता है, जब हम आयोडीन का सेवन कर रहे होते हैं। आयोडीन एक प्रकार का हमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में
है ना, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। अगर मैं आपको दिन भर के बारे में बताऊं तो मान के चलना 100 से 150 माइक्रोग्राम, कितना माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से इसे हम लेते हैं, कितना 100 से 150 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से हम क्या लेते हैं, आयोडीन ले रहे होते हैं। हाँ, थोड़ा गर्भवती महिलाओं में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, 200 के आसपास चला जाता है, और ऐसी माएँ जो स्तनपान करा रही हैं वो 250 से 300 माइक्रोग्राम पर डे तक ले सकती हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं लेते, इतना ही लेते हैं। इसलिए इसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की संज्ञा भी देते रहते हैं। अब ध्यान देना, मान लो कि आयोडीन की कमी हो गई, मान लो, और अक्सर हो ही जाती है, तब इस ग्रंथि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किस पर? थायराइड ग्रंथि पर। अक्सर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं, वहां आयोडीन की कमी के संभावनाएं ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि हमारे भोज्य पदार्थों में आयोडीन प्राकृतिक तौर पर उतने उपलब्ध नहीं होते। अक्सर ये कहाँ होते हैं, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी कोस्टल एरियाज है ना, ये भारत के 9 राज्य ऐसे, गुजरात से लेकर के ऊपर पश्चिम बंगाल तक कुल ऐसे 9 राज्य अपने पास होते हैं जहां पर समुद्री क्षेत्र की बातें होती हैं। इनके किनारे समुद्र होता है, और समुद्र में जो समुद्री फूड है, सी फूड की बात करें, या समुद्र किनारे पलने वाले जानवरों के दूध की बात करें, उनके दूध के उत्पाद की बात करें, उनमें आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होती है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में और राजस्थान के जो इलाके हैं, वहां पर हम आयोडीन युक्त नमक के सेवन पर ज्यादा वरीयता देते हैं, है ना। अब आयोडीन कम हुआ तो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, तो सूजन आ जाती है, जिसको हम घेंघा या गलगंड रोग कहते हैं। समझ बात आई? अच्छी बात है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हम ए और बी दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा होता है। मुझे उम्मीद है आपने थायराइड ग्रंथि के बारे में समझा और आयोडीन की कहानी समझी, कितनी मात्रा में लेते हैं वो समझा, और साथ ही साथ आपने थायरॉक्सिन हार्मोन के कम और ज्यादा की स्थितियां भी समझ ली। आगे बढ़ा जाए, सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इसे आप अपनी कॉपी में बेहद आसान ढंग से नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 7 क्या है, उस पर एक बार निगाह डालते हैं और देखा जाए कि भाई वो कहना क्या चाहता है और किस आधार पर हमारे साथ व्यवहार करेगा। क्योंकि हम लोग नए नए सवालों को लगातार देख रहे हैं। मैं आपको क्लियर करूं दोस्तों, ये सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, जिनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही सरलीकृत भाषा में, और कोशिश ये है कि आने वाले एग्जाम में भी ये काफी हद तक काम आ जाए, और इनकी जो व्याख्याएं हैं उन्हें हम काफी संजोकर अपनी कॉपी में रखें। ये हमारा विश्वास है और हमारी कोशिश है, और आप लगातार ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। लिखा है, सूची 1 में दिए गए हार्मोन को सूची 2 में दिए गए मदों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं, यहां पर लिखा है एक हार्मोन है, इसको हम बोल रहे हैं एड्रेनलिन। क्या नाम है? एड्रेनलिन हार्मोन। मैंने आपको बताया था, जब हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, भय करते हैं, यानी विशेष परिस्थितियों में इसे हम इमरजेंसी हार्मोन या उड़ो लड़ो और भागो हार्मोन भी कहते हैं, अभी मैं बताया। ठीक है, तो पहली तो मिलान हमें लग रहा है सही है, बिल्कुल इसको हम सही करेंगे, यानी ये सही है। तो कूट लगाना है, तो 1 का 1 आ गया, यानी बी और सी में कुछ होने वाला है। अब ये आ गया ना 1 का 1, तो बी और सी में हमारा उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन मैंने भी आपको बताया कि ये स्त्रियों में निकलता है, महिलाओं में, फीमेल में निकलता है। एस्ट्रोजन में 3 प्रकार थे, एस्ट्रोन था, एस्ट्रोयल था, एस्ट्रोडायोल था। इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी महिलाओं में ही निकलते हैं, यानी कि हम एस्ट्रोजन को स्त्री से जोड़ सकते हैं, यानी कि बी में 3, तो बी में 3, यानी अब देखो ये मिल गया ना बी में 3, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन अब सही होने की बिल्कुल 100% संभावना दर्ज की जा रही है। फिर भी हम देख लेते हैं, लिखा इंसुलिन हार्मोन। हमने बताया था कि ये ग्लूकोज से होगा, यानी जब हम ग्लूकोज ज्यादा खाते हैं तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें? उत्तर होगा ये कन्वर्ट करता है इसमें ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है, जिसे हम अपने यकृत में और साथ ही साथ अपनी जो मांसपेशी है, जो हमारी मांसपेशी है, वहां पर स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करके इन केस आप इसे हम स्टोरेज ऊर्जा या एनर्जी के तौर पर भी जानते हैं, है ना। ये आपके लिए आवश्यक है, तो इसे आप लिख लीजिए। अब लास्ट में बचा फेरोमोन। तो फेरोमोन किसके लिए होता है? ये गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, है ना। अक्सर हम कभी कभी अपनी जो फीमेल साथी होती हैं या मेल साथी होती हैं, उनमें मनुष्यों में कहानी बनी होती है और अन्य जानवरों में भी इस तरह के भाव जरूर देखे जाते रहते हैं। तो अब इस तरह से हम लोग कौन सा लगा लेंगे? मैंने तो पहले भी क्लियर किया, सी का 2 होगा तो सी का 4 होगा। यार ये गड़बड़ हो रहा है ना, ये हमें लगता है कि इसको मैं ऊपर करूं तभी सही हो पाएगा, क्योंकि नीचे भी 3 दिख रहा है, 1 3, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको देख पाएंगे उचित तरीके से। बिल्कुल ये देखिएगा, अब यहाँ पे 1 3 हो गया था ना, मैंने वहां पे कहा था ना कि संभावना ही दर्ज की, क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या लगा पाएंगे? अब हम सी लगा पाएंगे। तो हमारा क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया सी,
यानी 7 का सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 7 के बाद 8वां सवाल देखा जाए कि 8वां सवाल क्या कहना चाहता है और किस तरह से कहना चाह रहा है। इस पर विचार करना है और विचार के आधार पर कुछ बातें हम लोगों को जोड़ते चलना है। लिखा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी मानव के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मैंने तो बता रखा है ना दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, उत्तर है अग्नाशय, तो उत्तर भी है अग्नाशय। ठीक है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। बिल्कुल हमने कहा था अल्फा बीटा गामा। इसके रस को पूर्ण पाचक रस के तुमने बताया ना कि इसका जो रस है, आपको पता ना इसका जो रस है ये ऐसा पहली बार संयोग बनता है कि जब इसका रस फैट है ना, यानी कि वसा और प्रोटीन है ना, प्रोटीन और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट तीनों को पचा देता है। ये पहला संयोग बनता है, इसलिए हम क्या बोले पूर्ण पाचक रस कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इसके बारे में अभी भी पढ़ चुका। देखिएगा यानी केवल 10 सवाल में ही सवाल रिपीट करने शुरू हो गए, केवल 10 सवाल में ही सवाल रिपीट कर रहे हैं। तो मान के चलना कि हमने ऐसे ही सवाल ऐसे ही टॉपिक कवर किए हैं। अब कभी भी आप किसी एग्जाम बैठ जाओ, आपको हार्मोन और ग्रंथि से जुड़े हुए सवाल इसी एक क्लास यानी 1 घंटे के साथ से मिलने तय हैं, ये मान लो। इस तरह से मैं इसे एक तरीके से गुथा हुआ होता हूं कि आपको सब कुछ पता चल जाए एक ही क्लास में, कुछ बचे ही ना आपके लिए, है ना। बस पढ़ने का एक नायाब तरीका है ये। आइए बढ़ते हैं। तो यहां पे उत्तर क्या होगा अग्नाशय, बिना किसी तनाव के आप लगा सकते हैं। इसका उत्तर होगा अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे हम मिश्रित ग्रंथि की संज्ञा देते हैं। इसमें हार्मोन और इंसुलिन दोनों निकलते हैं। हार्मोन के तौर पर क्या क्या निकलता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं। हार्मोन के तौर पर इंसुलिन और ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन निकलता है और एंजाइम के तौर पर कौन कौन से निकलते हैं, उत्तर होगा ट्रिप्सिन और लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम भी निकला करते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सवाल नंबर 9 कहना क्या चाहता है और किस आधार पर वो हमारे साथ व्यवहार करेगा। देखिए अब सवाल नंबर 9 भी आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं जानता हूं, इसे तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, देखते हैं। अब जरा पढ़िए इस सवाल को। लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छी बात है, विचार करना पड़ेगा हमें। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, यानी कि सोते समय जो तीव्र प्रकाश है वो अनडिजरेबल होता है, मतलब इच्छा के विपरीत है। ऐसा है कि अगर आप सो रहे हैं तो तीव्र प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। आप ऐसा मानते हैं, मुझे लगता है आप ऐसा मानते हैं, यानी सोते समय तीव्र प्रकाश बिल्कुल अवांछनीय है, उचित नहीं है। ठीक, तो पहली बात तो सही लग रही है मुझे। कथन एक हम सही कर देते हैं, कर दिए। लिखा है तीव्र प्रकाश में हमारे शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। इनका यह कहना है कि बहुत ज्यादा अगर हम तीव्र प्रकाश में सोएंगे तो मेलाटोनिन ज्यादा निकलेगा। ऐसा तो नहीं है, मेलाटोनिन तब ज्यादा निकलता है जब हम अंधेरे में होते हैं, यानी ये कहानी गलत है। यहां पर कथन ए तो सही है लेकिन आर असत्य है, तो अब क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। मैंने अभी भी बताया कि हमारे पास एक ग्रंथि है, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है, पीनियल ग्रंथि। और इस ग्रंथि को, इस पीनियल ग्रंथि को हम नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं अपनी बॉडी की जैविक घड़ी। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल वॉच, जैविक घड़ी कह देते हैं। क्यों, क्योंकि इसी ग्रंथि के जरिए, इसी पीनियल ग्रंथि के जरिए हम समय पर सोते हैं, समय पर जगते हैं, अथवा इसी के जरिए हमें दिशा का ज्ञान होता है। कभी कभी मैं आपको बताऊं कि जब बहुत ज्यादा एरोप्लेन से कोई लंबी यात्रा कर लेता है तो उसे दिशा भ्रम होना शुरू हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये पीनियल ग्लैंड हमारी अनएक्टिव हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझाऊं कि हमें और आपको अपनी दिनचर्या पर कभी भी समस्याएं नहीं करनी चाहिए। अक्सर जो हमारी दिनचर्या है, जैसा ईश्वर प्रकृति ने निर्धारित किया है, ठीक वैसे ही हमें चलना चाहिए। देर रात तक जगना, देर सुबह सो के उठना, ये एक तरीके से गलत प्रकार है। आज के शहर हमारे जो होते हैं वो आमतौर पर 7 बजे जग पाते हैं, 8 बजे जग पाते हैं, ये नहीं है। गांव में जो आप जगने की स्थितियां होती हैं वो 6 बजे 5 बजे लोग जग जाते हैं। क्यों, क्योंकि नेचर के आधार पे हम ऐसा काम कर पाते हैं। तब हमारी जो पिनियल ग्लैंड है वो बहुत एक्टिव तरीके से काम कर रही होती है। मैं आपको बताऊं कि इससे एक हार्मोन निकल, जिसका नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है, मेलाटोनिन हार्मोन नाम है। और इसी से हमें निद्रा आती, इसी से हमें नींद या निद्रा आती है। यह हार्मोन तब निकल पाता है जब प्रकाश कम होता है, जब प्रकाश की मात्रा कम होती है। आज के दौर में प्रकाश प्रदूषण भी एक बड़ा मामला है। प्रकाश प्रदूषण भी एक बड़ा मामला है जो न केवल मनुष्यों को बल्कि मानव के अलावा ये
पशुओं को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा रहा है। आज के दौर में हमारे आसपास से जुगनू गायब हो चुके हैं। जो फायरफ्लाइज होते थे दुप 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 करते थे, आपने बचपन में देखा होगा। जुगनू के पीछे आप दौड़ लगाते रहते थे, वो शाय से उड़ जाता था, आप पीछा करते थे, झाड़ियों में छिप जाता था। वो दौर था बचपन का। लेकिन आज के शहरी दौर में जब हमारे पास बहुत बहुत बड़ी बड़ी एलईडी लाइट्स आ गई हैं, है ना, हमने पूरे शहर को जगमगा के रख दिया है। ऐसी दशा में जो जुगनू है बेचारे वो गायब हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लाइट पोल्यूशन है, प्रकाश प्रदूषण की कहानी है। ये हमारे पिनियल ग्लैंड पर भी बुरा असर डाल देती है ना। चलते हैं दोस्तों, तो आप इसे लगा सकते हैं, उत्तर आपका भी सही है। तो 9 नंबर का सवाल हमारा क्लियर हुआ। अब सीधे और अंतिम इस सत्र के बिल्कुल लास्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे हैं और देखने चल रहे हैं कि लास्ट सवाल क्या है और कैसा हमारे साथ वो बिहार करेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसे मिटाया जाए, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप इसके नोट्स बना रहे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे सवाल है ये, और इन सवालों के आधार पर हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं भी आपसे ही सीखता हूँ, यहाँ पे पढ़ाते समय हर दिन सीखता रहता हूँ, है ना। साल दर साल पढ़ाने से कुछ नहीं होता, हर दिन सीखना होता है ना। पिछले कई सालों से हम पढ़ा रहे हैं, इसका आशय थोड़ी है कि हम आपसे आज ना सीखें। हम आज भी आपसे सीखते हैं और सीख करके आपके साथ बात करते हैं। लिखा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से हार्मोन में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा पर अपना विनियमन करता है, कंट्रोल करता है। इसका सीधा सा जवाब है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसकी व्याख्या देखते हैं। हालांकि आप तब तक 10 का डी लगा लीजिएगा, आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास मैंने बताया गले में, हमारे गले के पास एक ग्रंथि थी, इसका नाम था थायरॉक्सिन। क्या नाम था? थायरॉक्सिन। इस थायरॉक्सिन ग्रंथि का चित्र जरा देखिएगा। ये तकरीबन कुछ इस तरह से होती है, ऐसे, जो आपको अंग्रेजी का एच अच्छा लग रहा होगा। इसी पर 1 2 3 और 4 इस तरह से जोड़े के तौर पर 2 इधर और 2 इधर एक और ग्रंथि पाई जाती है जोड़े के, उसको बोलते हैं पैराथायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है ना। कहां होती हैं? ये जोड़े में होती हैं, 2 दूनी 4 की संख्या में होती है और हमारी थायराइड ग्रंथि के ठीक ऊपर होती हैं। इनसे एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। क्या नाम है? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन नाम है ना? अब यही हार्मोन क्या करता है? यह हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का विनियमन करता है, कि इसकी मात्रा ज्यादा ना हो, इसकी मात्रा कम ना हो। इन सभी कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका निभा रहा होता है। कभी कभी हमारे शरीर में ये पैराथायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा और कम हो जाते हैं। अब ध्यान देना कि मान लो कि जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है ना, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है, अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है? ये हार्मोन, इसकी मात्रा ज्यादा या ये अधिक ज्यादा मात्रा में हो जाता है। तब ध्यान देना, इसकी मात्रा जैसे ही ज्यादा होती है, कहानी में बड़ा परिवर्तन या ट्विस्ट आता है। होगा क्या कि तुरंत ही हमारी हड्डी, जो ये मान लो कि हमारी जो बोन है ना, हमारी बोन में ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। ये तो सबको पता है, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। और तुरंत ही हमारी हड्डी से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाएगा, ज्यादा कैल्शियम निकल जाएगा। और कहाँ जाएगा? ये हमारी मांसपेशी में जाके जम जाएगा। कहाँ पर? मांसपेशी में जम जाएगा। ऐसी दशा में अब हमारी हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। यानी कि अब ये हड्डियां बीच से मुड़ जाएंगी, यानी इनमें जो कैल्शियम की मात्रा थी, यानी अकार्बनिक तत्व की मात्रा थी, वो कमजोर हुई। और कैल्शियम सीमेंट में भी होता है और सीमेंट मजबूती देती है। वैसे हड्डी में कैल्शियम है तो मजबूत करता है, और कैल्शियम कमजोर हुआ तो हड्डी ऐसे लचक सकती है। यानी अब इस बंदे में एक बीमारी होगी, उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया, यानी अस्थि मृदुलता की समस्या आ जाएगी। लेकिन एक ही बीमारी नहीं होगी, बल्कि दूसरी बीमारी की तैयार होने वाली है। क्या? जब इस मांसपेशी में ज्यादा कैल्शियम गया तो अब ये मांसपेशी सीधे रक्त से मिल जाएगी और रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, है ना। रक्त कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारी किडनी के पास। कहाँ जाएगा? हमारी वृक्क या किडनी के पास। और किडनी क्या करेगी? रक्त को साफ करेगी, है ना, रक्त को साफ करेगी, क्योंकि इसका काम ही ये है कि रक्त में मौजूद होने वाले अवांछित पदार्थों को, वो कुछ भी हो, उसे किनारे कर देना और मूत्र के मार्ग के रास्ते बाहर कर देना। किडनी भी क्या करेगी? कैल्शियम को निकाल लेगी। लेकिन कैल्शियम बड़ा बदमाश है।
ये एक तरीके से रवेदार पदार्थ है और छोटे छोटे कण में अलग होना शुरू होता है। उस दौर पे ये बदल चुका होता है कैल्शियम ऑक्सलेट में। किसमें? ये बदल चुका होता है कैल्शियम ऑक्सलेट में। और दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट का जमाव हमारी किडनी में होना शुरू हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं पथरी। क्या बोलते हैं? पथरी। तो पथरी कहां से हो रही है? पथरी इस थायरॉक्सिन हार्मोन की ज्यादा निकलने से हो रही है ना, जो कहीं न कहीं हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को ज्यादा कर दे रहा है। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको बेहद आसान लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है ना? तो दोस्तों ये कुल हमारे पास सवाल रहे और इन सवालों के आधार पर आपका सत्र आज समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको काफी हद तक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को भी मिला होगा। और दोस्तों ऐसी मेरे साथ बने रहिए। शाम को ठीक 4 बजे हम आपके साथ लेते आएंगे लगातार एक बिना रुके बिना थके यानी अथक तरीके से काम करेंगे और आपको हर एक टॉपिक पर ऐसे ही सवालों के साथ उचित व्याख्या के साथ बहुत ही समग्र विश्लेषण लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं कल फिर ठीक 4 बजे। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार। थैंक यू।